हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है 3 क्वेश्चंस, 3 सवाल। छात्रों, ये जो कहानी है ये एक राजा के बारे में है जिन्हें 3 सवालों के जवाब चाहिए। ये 3 सवाल क्या होते हैं और इन 3 सवालों के जवाब राजा को कैसे मिलते हैं, ये सभी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे इस कहानी के माध्यम से। तो चलिए पढ़ते हैं। 3 questions. The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. एक बार एक राजा को ख्याल आता है कि अगर उन्हें 3 चीज़ों के बारे में पता हो तो वो अपने जीवन में कभी भी हारेंगे नहीं, कभी फेल नहीं होंगे। These 3 things were, ये 3 चीज़ें क्या थीं? पहली, What is the right time to begin something? कोई भी काम करने के लिए उस काम करने का सही वक्त कब होगा? दूसरा, Which people should he listen to? राजा को कौन से लोगों की बात सुननी चाहिए, माननी चाहिए? तीसरा, What is the most important thing for him to do? उनके लिए सबसे ज़रूरी काम कौन सा है जो उन्हें करना चाहिए? The king therefore sent messengers throughout his kingdom promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. तो ये 3 सवालों के जवाब जानने के लिए राजा ने क्या किया? उन्होंने अपने महल से बहुत सारे मैसेंजर्स यानी कि दूत जो हमारे संदेश पहुंचाते हैं, दूत को अपने राज्य में भेजा और उन्हें कहा कि ये 3 सवालों के जवाब जो कोई भी उन्हें देगा, उन्हें इनाम के रूप में जो राजा है वो बहुत सारे पैसे देंगे, अ लार्ज सम ऑफ मनी, यानी कि बहुत सारा पैसा। Many wise men came to the king, but they all answered his questions differently. बहुत सारे विद्वान लोग आए राजा के पास इन 3 सवालों के जवाब लेकर, लेकिन सभी के जवाब एक दूसरे से अलग थे। In reply to the first question, some said the king must prepare a timetable and then follow it strictly. पहले सवाल के जवाब में कुछ लोगों ने ये जवाब दिया कि राजा को अपना काम सही वक्त पर करने के लिए एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए और उस टाइम टेबल के मुताबिक ही उन्हें अपना काम करना चाहिए। Only in this way, they said, could he do everything at its proper time. और इसी तरीके से राजा अपना सभी जितना भी उनका काम है वो सही समय पर कर पाएंगे। Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. लेकिन कुछ लोगों ने ये कहा कि पहले से कोई भी काम का सही वक्त निश्चय करना impossible है, यानी कि ये नहीं हो सकता। The king should notice all that was going on, avoid foolish pleasures, and always do whatever seemed necessary at that time. उन्होंने ये कहा कि राजा को हमेशा अपने आसपास में हो रही सभी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, अपने सभी आराम को छोड़कर जो काम ज़रूरी है उसको पहले करना चाहिए। Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. कुछ लोगों ने ये जवाब दिया कि राजा को अपने साथ कुछ मंत्रियों को रखना चाहिए जिनसे वो कोई भी काम को करने के लिए सही वक्त पर करने के लिए उनसे वो सलाह मशवरा कर सकते हैं। उनकी सलाह लेकर वो उस काम को सही वक्त पर कर पाएंगे। This was because one man would find it impossible to decide correctly without help from others the right time for every action. और ये इसीलिए ज़रूरी था क्योंकि एक अकेला इंसान कोई भी काम को सही वक्त पर
कब करना है, कब उस काम को करने का सही वक्त है, ये खुद डिसाइड नहीं कर सकता। इसीलिए उसको दूसरों से हेल्प लेनी ज़रूरी है। दूसरों की मदद लिए बिना वह अकेला इंसान कभी भी राइट टाइम, सही वक्त किसी भी काम को करने के लिए डिसाइड नहीं कर पाएगा। But then others said that there were some things which could be urgent. These things could not wait for the decision of the council. In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future, and only magicians could do that. The king, therefore, would have to go to magicians. लेकिन फिर कुछ लोगों ने ये कहा कि कुछ काम ऐसे ज़रूरी होते हैं जिन्हें तुरंत करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, और ऐसे ज़रूरी कामों के लिए मंत्रियों के सलाह का इंतज़ार करना ज़रूरी नहीं है, और कोई भी काम का सही वक्त पहले से निश्चित करने के लिए हमें भविष्य को जानना ज़रूरी है, फ्यूचर को जानना ज़रूरी है। और भविष्य को जान सकते हैं सिर्फ ऐसे लोग जो होते हैं जादूगर। इसीलिए अब राजा को सही वक्त जानने के लिए, भविष्य जानने के लिए जादूगर के पास जाना पड़ेगा। इन देयर आंसर्स टू द सेकेंड क्वेश्चन, छात्रों सेकेंड क्वेश्चन क्या था? सेकेंड क्वेश्चन था विच पीपल शुड ही लिसन टू। राजा को कौन से लोगों की बात सुननी चाहिए, माननी चाहिए? तो इस सवाल के जवाब में कुछ लोगों ने कहा कि some said that the people most necessary to the king were his counselors. कुछ लोगों ने कहा कि राजा के लिए जो लोग सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिनकी बात माननी चाहिए, सुननी चाहिए राजा को, वो है उनके काउंसलर्स। काउंसलर्स मतलब वो लोग जो राजा को हर काम में करने के लिए उनके साथ सलाह मशवरा करके मदद करते हैं, और उन्हें राजा को सही राह दिखाकर, सही डिसीजन लेकर उनके साथ उनकी मदद करते हैं उस काम को करने के लिए। तो कुछ लोगों ने कहा, अदर्स सेड द प्रीस्ट। कुछ लोगों ने कहा प्रीस्ट मीन्स जो मंदिर में पूजा करते हैं, पुजारी। जो पुजारी हैं वो राजा के लिए बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है, जिनकी बात राजा को सुननी चाहिए। तो कुछ ने कहा काउंसलर्स, तो कुछ ने कहा पुजारी, प्रीस्ट। अ फ्यू अदर्स चोज द डॉक्टर्स, और कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें डॉक्टर की बात सुननी चाहिए, वैद्य की बात सुननी चाहिए। एंड येट अदर्स सेड दैट इज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी। सोल्जर्स यानी कि उनके सैनिकों की बात राजा को सुननी चाहिए। To the third question, some said science, others chose fighting, and yet others religious worship. तो छात्रों तीसरा सवाल क्या था? तीसरा सवाल था What is the most important thing for him to do? राजा के लिए सबसे आवश्यक, सबसे ज़रूरी काम कौन से हैं जो उन्हें करने चाहिए? तो इस सवाल के जवाब में कुछ लोगों ने कहा कि राजा को विज्ञान से जुड़े हुए काम पहले करने चाहिए। तो कुछ लोगों ने कहा कि लड़ाई पहले करना चाहिए, और कुछ लोगों ने कहा कि रिलीजियस वर्शिप मतलब भगवान की पूजा पाठ। As the answers to his questions were so different, the king was not satisfied and gave no reward. तो इन सभी जवाबों को सुनकर राजा को बिल्कुल भी संतुष्टि नहीं मिली, क्योंकि सभी के जवाब एक दूसरे से अलग थे। Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. फिर राजा ने सोचा कि उनके सवाल के जवाब जानने के लिए उन्हें एक साधु के पास जाना पड़ेगा। वो साधु जो थे, वह साधु अपने बुद्धि के लिए जाने जाते हैं। वह बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान थे। वह साधु बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान थे, तो उनके पास राजा को जाना पड़ेगा
अपने सवाल के जवाब ढूंढने के लिए। The hermit lived in a wood which he never left. तो ये जो साधु थे वह एक जंगल में रहते थे और उस जंगल को वह कभी छोड़कर नहीं जाते थे। He saw no one but simple people, and so the king put on ordinary clothes. तो यह सोचकर राजा जो है वो चल पड़े साधु को मिलने के लिए। लेकिन यह जो साधु थे वह साधारण लोगों से ही मिलते थे। तो राजा ने क्या किया? राजा ने भी साधारण मनुष्य की तरह अपना भेष बदलकर वह गए साधु के पास मिलने के लिए। Before he reached the hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard and went on alone. तो राजा ने अपने घोड़े को साधु के घर पहुंचने के पहले ही वह अपने घोड़े से उतर गए और अपने घोड़े को अपने बॉडीगार्ड्स के साथ भेज दिया। बॉडीगार्ड्स यानी जो राजा के अंग रक्षक होते हैं, जो उनकी सुरक्षा करते हैं। As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. जैसे ही राजा साधु के झोपड़ी तक पहुंचे, साधु के घर तक पहुंचे, उन्होंने देखा कि साधु जो थे वह अपने घर के सामने की जमीन में वह एक कुल्हाड़ी लेकर अपने जमीन को खोद रहे थे। He greeted the king and continued digging. तो साधु ने राजा को देखकर वह मुस्कुराए और उन्हें ग्रीट किया, उन्हें नमस्कार करके वह वापस अपने काम पर लग गए। The hermit was old and weak, and as he walked, he breathed heavily. तो साधु जो थे वह बहुत ही ज्यादा बूढ़े और कमजोर थे, इसीलिए जैसे ही वो जमीन खोद रहे थे वो हाँफने लग रहे थे, क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा बूढ़े और कमजोर थे। The king went up to the hermit and said, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. तभी राजा ने उस बूढ़े साधु से कहा, वह बूढ़े साधु जो है वो काम करते करते बहुत ही ज्यादा थक रहे थे, उनकी सांस फूल रही थी। तभी किंग ने उस हर्मिट से, उन साधु से यह कहा कि मैं आपके पास आया हूँ साधु जी, आपसे 3 सवाल पूछने के लिए। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम? उन्होंने कहा, सबसे पहला सवाल राजा ने उनसे कहा कि मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि मैं कोई भी सही काम करने के लिए उस सही वक्त को कैसे जान सकता हूँ? सही काम करने के लिए, उस सही काम के लिए सही वक्त को मैं कैसे जान सकता हूँ कि मुझे वो काम कब करना चाहिए? Who are the people I need most? और कौन से लोगों की मुझे अपने जीवन में सबसे ज्यादा जरूरत है? And what affairs are the most important? और कौन से काम पर मुझे सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए? The hermit listened to the king but did not speak. साधु जी ने राजा की सभी बातें सुनी, लेकिन उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। He went on digging. वो अपने काम पे ही लगे रहे। You are tired, said the king. तभी राजा ने साधु जी से कहा, आप बहुत ही थके हुए लग रहे हो, आप बहुत ही थक गए हो। Let me take the spade and work in your place. तभी राजा ने कहा साधु जी से कि लाइए, मुझे आपकी कुल्हाड़ी दीजिए, मैं आपकी जगह पर काम करूंगा। Thanks, said the hermit, giving the king his spade. तभी साधु जी ने उन्हें कहा धन्यवाद, और धन्यवाद कहकर साधु जी ने अपने हाथ से वो कुल्हाड़ी दे दी राजा को। Then he sat on the ground, और खुद साधु जी जाकर जमीन पर बैठ गए। When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his questions. जब
राजा ने 2 खड्डे खोद लिए और उसके बाद वापस राजा ने अपने तीनों सवाल साधु जी के सामने दोहराए। वापस उन्होंने वो तीनों सवाल कहे। The hermit gave no answer but stood up, stretching out his hand for the spade. लेकिन तब भी साधु जी ने कोई भी जवाब ना देते हुए वो खड़े हुए, अपने हाथ को आगे बढ़ाया और राजा से वो कुल्हाड़ी मांगते हुए कहा, Now you rest and let me work. अभी आप बैठ जाइए और मुझे काम करने दीजिए। But the king did not give him the spade and continued to dig. लेकिन राजा ने उनकी बात ना सुनकर उन्हें कुल्हाड़ी नहीं दी और वह काम करने लगे। 1 hour passed, then another. 1 घंटा बीत गया, दूसरा घंटा बीत गया। The sun went down behind the trees, and at last the king stuck the spade into the ground and said. धीरे धीरे सूरज ढल गया और फिर राजा ने उस कुल्हाड़ी को जमीन पर रख कर ये कहा, I came to you, wise men, for an answer to my questions. तभी राजा ने साधु जी से कहा कि मैं आपके पास आया था ताकि मुझे आपके पास से मेरे 3 सवालों के जवाब मिल पाए। If you can give me no answer, tell me so and I will return home. राजा ने साधु जी से कहा कि मैं आपके पास मेरे 3 सवालों के जवाब मांगने आया था। अगर आप मुझे कोई जवाब नहीं दे पाएंगे तो मुझे बता दीजिए and I will return home. तो फिर मैं वापस अपने घर लौट जाऊंगा। Here comes someone running, said the hermit. ये बोलते ही साधु जी ने राजा से कहा कि देखो कोई दौड़ते हुए आ रहा है। तो जैसे ही राजा घूम कर देखता है तो देखता है कि एक दाढ़ी वाला आदमी दौड़कर उनकी तरफ आ रहा है। His hands were pressed against his stomach, from which blood was flowing. उस आदमी के हाथ उसके पेट पर रखे हुए थे जिसमें एक घाव था और उस घाव में से बहुत सारा खून बह रहा था। When he reached the king, he fainted and fell to the ground. जैसे ही वो आदमी राजा तक पहुंचता है तो वे बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. जैसे ही वो आदमी बेहोश होकर गिर जाता है जमीन पर तो राजा और वे साधु दोनों मिलकर उसके कपड़े निकालकर देखते हैं कि उसके पेट पर एक बहुत बड़ा घाव हुआ होता है। The king washed and covered it with his handkerchief, but the blood would not stop flowing. उस आदमी का घाव देखकर राजा ने अपने रुमाल से उस घाव को साफ किया, लेकिन फिर भी रक्त बंद नहीं हुआ। The king redressed the wound until at last the bleeding stopped. राजा वापस से अपने रुमाल से उसके घाव को साफ करने लगे जब तक कि घाव में से पूरी तरह से रक्त बंद नहीं हुआ। The man felt better and asked for something to drink. तब उस आदमी को थोड़ा अच्छा महसूस होने लगा और उसने पीने के लिए कुछ मांगा। The king brought fresh water and gave it to him. राजा ने पानी लाकर उस आदमी को दिया। By this time the sun had set
and the air was cool. तब तक सूरज ढल चुका था और ठंडी हवा चल रही थी. The king, with the hermit's help, carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. फिर राजा साधु की मदद से दोनों ने मिलकर उस घायल आदमी को उठाकर साधु के झोपड़ी के अंदर ले गए और उसे बिस्तर पर लिटा दिया. The man closed his eyes and lay quiet. घायल आदमी अपनी आंखें बंद करके बिस्तर पर लेटा रहा. The king, tired by his walk and the work he had done, lay down on the floor and slept through the night. राजा भी अपने काम से बहुत ही ज्यादा थक गए थे, तो वे भी जमीन पर लेट गए और पूरी रात सो गए. When he awoke, it was several minutes before he could remember where he was or who the strange bearded man lying on the bed was. "Forgive me," said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awake. जैसे ही राजा उठते हैं तो राजा को देखकर वे घायल आदमी उनसे माफी मांगता है. "I do not know you and have nothing to forgive you for," said the king. लेकिन राजा ये कहते हैं उनसे, वह घायल आदमी से ये कहते हैं कि मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूं और मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए मैं तुम्हें माफ करूं. "You do not know me, but I know you. I am that enemy of yours who swore revenge on you because you put my brother to death and seized my property." तभी वह घायल आदमी राजा को ये उत्तर देता है कि आप मुझे नहीं जानते, परंतु मैं आपको जानता हूं. आपने मेरे भाई को मारा था और मेरी सारी संपत्ति को जब्त कर लिया था. I knew you had gone alone to see that hermit, and I made up my mind to kill you on your way home. वह घायल आदमी ने राजा से ये कहा कि मुझे यह पता था कि आप साधु से मिलने जाने वाले हैं, इसीलिए मैंने ये योजना बनाई कि आप जब साधु के घर से लौटेंगे तो रास्ते पर मैं आप पर हमला कर दूंगा. But the day passed and you did not return. So I left my hiding place and I came upon your bodyguard who recognized me and wounded me. लेकिन एक दिन बीत गया और आप नहीं लौटे, इसीलिए मैंने जिस जगह पर अपने छिपने की जगह रखी थी वहां से मैं निकल आया और निकलते ही आपके एक अंगरक्षक ने मुझे पहचान लिया. पहचान कर उसने मुझ पर हमला कर दिया. I escaped from him, but I should have died if you had not dressed my wounds. मैं वहां से निकल आया, लेकिन अगर आपने मेरी जान नहीं बचाई होती तो मैं मर जाता. I wished to kill you and you have saved my life. मैंने तो यह सोचा था कि मैं आप पर हमला करके आपको मार डालूंगा, लेकिन बदले में आपने मेरी जीवन को सुरक्षित करके मुझे बचा लिया. Now, if I live, I will serve you as your most faithful servant and will order my sons to do the same. Forgive me. तभी वे घायल आदमी ने ये कहा कि अब अगर मैं जीऊंगा तो मैं आपका सबसे वफादार नौकर बनकर जीऊंगा और अपने सभी बेटों को भी यही करने का आदेश दूंगा. मुझे माफ कर दीजिए. The king was very happy to have made peace
with his enemy so easily and to have won him over as a friend. He not only forgave him, but said he would send his servants and his own doctor to look after him, and he promised to give back the man his property. तभी राजा खुश होते हैं कि इतनी आसानी से उन्होंने अपने दुश्मन के साथ सुलह कर ली और अपने दुश्मन को अपना दोस्त बना लिया। राजा ने उस घायल आदमी को माफ़ कर दिया और ये कहा कि वे अपने कुछ नौकर और वैद्य को उनके लिए भेजेंगे, वो उनकी देखभाल करेंगे। और राजा ने ये भी वादा किया कि उस घायल आदमी की जितनी भी जब्त की हुई संपत्ति है वे उन्हें लौटा देंगे। Leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked round for the hermit. तभी राजा झोपड़ी के बाहर आते हैं और उस साधु को खोजते हैं। Before going away, he wished once more to get answers to his questions. घर लौटने के पहले राजा और एक बार अपने सवालों के जवाब मांगने के लिए साधु के पास जाते हैं। The hermit was on his knees, sowing seeds in the beds that had been dug the day before. तभी राजा ये देखते हैं कि जो साधु थे वो जमीन में खोदी हुई जमीन में कुछ बीज बो रहे हैं, वे जमीन जो उन्होंने एक दिन पहले ही खोदी थी। The king went up to the hermit and said, "For the last time I beg you to answer my questions, wise men." तभी राजा साधु से ये कहते हैं कि मैं आपसे आखिरी बार ये पूछता हूँ कि आप मेरे सवालों के जवाब कृपया करके दीजिए। "You have already been answered," said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before. तभी साधु राजा की तरफ देखकर ये कहते हैं कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल चुके हैं। "How have I been answered? What do you mean?" तभी राजा हैरान होकर ये कहते हैं, ये पूछते हैं उनसे कि कैसे, मुझे मेरे सवालों के जवाब कैसे मिल गए? "Do you not see?" replied the hermit. "If you had not pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. Then that man would have attacked you, and you would have wished you had stayed with me." तभी साधु ने ये कहा कि आप क्या ये सब देख नहीं पा रहे? अगर आपने मेरे पे दया नहीं की होती और मेरा काम आपने नहीं किया होता और कल आप मेरे काम के लिए यहाँ पर नहीं रुके होते तो आप घर लौट जाते, और अगर आप घर लौट जाते तो रास्ते में ये आदमी आप पर हमला कर देता। आपने मुझ पर दया की और आपने मेरा काम करने के लिए आप मेरे पास रुक गए और आपकी जान बच गई। So the most important time was when you were digging the pits. इसीलिए आपका सबसे कीमती वक्त तब था जब आप यहाँ पर ज़मीन खोद रहे थे। And I was the most important man, and to do me good was your most important business. आपके लिए सबसे ज़रूरी इंसान तब मैं था और आपका सबसे ज़रूरी काम तब मेरी मदद करना था। Afterwards, when the man ran to us, the most important time was when you were caring for him. Because if you had not dressed his wounds, he would have died without having made peace with you. और जब वे घायल आदमी हमारी तरफ भाग कर आया, तब सबसे कीमती वक्त आपका तब था जब आपने उस घायल आदमी की देखभाल की, क्योंकि अगर आपने उसकी मरहम पट्टी नहीं की होती तो वे घायल आदमी मर जाता और आपकी उससे सुलह नहीं हो पाती। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, इसीलिए वे सबसे ज़रूरी इंसान आपके लिए तब था। एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और आपने
वे घायल आदमी के लिए जो कुछ भी किया वो आपका सबसे ज़रूरी काम था। रिमेंबर, देन देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज़ नाउ। इसीलिए हमेशा याद रखिए, कोई भी वक्त तब ज़रूरी होता है और वो ज़रूरी वक्त है अभी। It is the most important time because it is the only time we have any power to act. और अभी का वक्त सबसे ज़रूरी है क्योंकि अभी ही हम अपने काम को करने का पूरा बल होता है। The most necessary person is the person you are with at a particular moment, for no one knows what will happen in the future and whether we will meet anyone else. और एक वक्त पर आपके साथ जो भी इंसान होता है वो आपके लिए सबसे ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें नहीं पता कि भविष्य में क्या होने वाला हो और हम किससे मिलेंगे। The most important business is to do that person good because we were sent into this world for that purpose alone. और उस वक्त उस इंसान की मदद करना, उसका भला करना, वही आपका सबसे ज़रूरी काम होगा, क्योंकि हम इस दुनिया में इसीलिए आए हैं, सबकी मदद करना और उनका भला करना। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे द 3 क्वेश्चन चैप्टर, 3 सवाल जो चैप्टर है उस चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चन, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं क्या क्या प्रश्न है और एक के बाद एक सभी प्रश्नों के जवाब जो है हम डिस्कस करके पढ़ते हैं। तो बच्चों, पहले यहाँ पर लिखा है complete the following sentences by adding the appropriate parts of the sentences given in the box. तो बच्चों, यहाँ पे कुछ sentences दिए गए हैं जो आधे अधूरे हैं और हमें इन आधे अधूरे sentences के जो दूसरे आधे भाग हैं उसमें उसको जोड़कर इन सभी sentence को हमें पूरा करना है। नीचे दिया गया एक बॉक्स है जिसमें ये सभी सेंटेंस के आधे भाग लिखे गए हैं। हमें सभी सेंटेंसेस में सही उसका भाग जोड़कर सेंटेंस को पूरा करना है। तो आइए बच्चों, हम पढ़ते हैं। पहला सवाल, मैनी वाइज मैन आंसर्ड द किंग्स क्वेश्चंस। तो बच्चों, इसका जवाब है बट देयर आंसर्स वर सो वैरिड दैट द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड। Many wise men answered the king's questions, but their answers were so varied that the king was not satisfied. बहुत सारे बुद्धिमान विद्वान लोग ने राजा के सवालों का जवाब दिया, लेकिन राजा किसी भी जवाब से संतुष्ट नहीं थे क्योंकि सभी जवाब जो थे वो एक दूसरे से अलग थे। बच्चों, दूसरा सवाल देखते हैं। Someone suggested that there should be a council of wise men. तो बच्चों, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है बच्चों, टू हेल्प द किंग एक्ट एट द राइट टाइम। समवन सजेस्टेड दैट देयर शुड बी अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन टू हेल्प द किंग एक्ट एट द राइट टाइम। कुछ लोगों ने कहा कि राजा को अपने साथ कुछ मंत्रियों को, समझदार लोगों को अपने साथ रखना चाहिए जो कि राजा को मदद करेंगे, सही वक्त पर सही काम करने के लिए उन्हें सलाह देंगे। बच्चों, तीसरा क्वेश्चन देखिए। Someone else suggested that the king should have a timetable. तो बच्चों, इसका आंसर होगा and follow it strictly. Someone else suggested that the king should have a timetable and follow it strictly. कुछ लोगों ने कहा कि राजा को एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए और उस टाइम टेबल के मुताबिक ही राजा को काम करना चाहिए।
बच्चों चौथा क्वेश्चन देखिए। द किंग रिक्वेस्टेड द हर्मिट। राजा ने साधु से क्या विनंती की? तो इसका सही जवाब है टू आंसर 3 questions. द किंग रिक्वेस्टेड द हर्मिट टू आंसर 3 questions. राजा ने साधु से ये विनंती की कि वे उनके 3 सवालों के जवाब दे। 5वां क्वेश्चन देखिए बच्चों। द किंग वॉश्ड एंड ड्रेस्ड द बियर्डेड मैन्स वुंड। तो बच्चों इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है बट द ब्लीडिंग वुड नॉट स्टॉप। राजा ने उस घायल आदमी के घाव को धोया, पोंछा और उसमें मरहम पट्टी की, लेकिन फिर भी उसमें से रक्त बंद नहीं हो रहा था, घाव में से रक्त बंद नहीं हो रहा था। ठीक है बच्चों अब हम पढ़ेंगे दूसरा सवाल। ठीक है बच्चों, जो कि है वर्किंग विद द टेक्स्ट। तो बच्चों पहला सवाल क्या है देखते हैं। पहला सवाल है कि Why was the king advised to go to magicians? राजा को जादूगर के पास जाने की क्यों सलाह दी गई? तो बच्चों इसका सही जवाब है कि in the answer to the first question, some people said that there could be some important work which the king needs to do immediately and for which he cannot wait for the decision of the councillors. So, in order to do that important thing in the right time, the king needs to know the right time, and the king can know the right time only when he knows his future. So, he was advised to go to the magicians to know his future. तो बच्चों यहाँ पे पहले सवाल के जवाब में जब राजा को कुछ लोगों ने ये कहा कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं और जिन्हें तुरंत करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, राजा अपने मंत्रियों के डिसीजन का इंतज़ार नहीं कर पाएंगे और उन्हें वो काम तुरंत करना पड़ेगा। इसीलिए उस काम को सही वक्त पर करने के लिए राजा को सही वक्त का जानना बहुत ज़रूरी है और राजा सही वक्त को सिर्फ अपने भविष्य को जानकर ही जान पाएंगे और राजा को उनका भविष्य सिर्फ जादूगर ही बता पाएंगे। इसीलिए राजा को जादूगर के पास जाने की सलाह दी गई। बच्चों दूसरा क्वेश्चन देखिए। इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, whose advice did the people say would be important to the king? तो बच्चों यहाँ पे बोला गया है कि राजा के दूसरे सवाल के जवाब में कौन सी लोगों का ज़रूरी होना राजा को बताया गया उनके लिए, कि राजा के लिए सबसे ज़रूरी लोग कौन होंगे। तो बच्चों इस सवाल का जवाब है इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, some said that councillors were most important to the king. Others said the priests. A few others chose the doctors, and some said that his soldiers were the most important to the king. तो बच्चों राजा के दूसरे सवाल के जवाब में कुछ लोगों ने ये कहा कि राजा के लिए सबसे ज़रूरी उनके मंत्री हैं और वो समझदार लोग हैं जो उन्हें सही वक्त पर सही काम करने के मदद करेंगे। तो दूसरों ने कहा प्रीस्ट यानी कि पुजारी जो मंदिर में पूजा करते हैं। कुछ लोगों ने कहा डॉक्टर्स यानी कि वैद्य उनके लिए बहुत ज़रूरी है और कुछ ने कहा कि सोल्जर्स यानी कि सैनिक, राजा के सैनिक उनके लिए सबसे ज़रूरी है। बच्चों अब हम देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट सजेशंस वर मेड इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन। राजा के तीसरे सवाल के लिए उनको क्या सलाह दी गई? तो इसका जवाब होगा इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन, सम सेड दैट साइंस was the most important thing. Other suggested fighting and some said religious worship. तो बच्चों कुछ लोगों ने ये कहा कि राजा के लिए विज्ञान से जुड़ा हुआ काम सबसे ज़रूरी काम है, तो कुछ ने कहा कि राजा के लिए लड़ाई से जुड़ा हुआ काम सबसे ज़रूरी है और कुछ ने ये कहा कि पूजा पाठ राजा के लिए सबसे ज़रूरी काम है।
बच्चों अब हम पढ़ेंगे चौथा नंबर का क्वेश्चन। डिड द वाइज मैन विन द रिवॉर्ड, इफ नॉट व्हाई नॉट। तो बच्चों इसका सवाल का जवाब देखिए। नो, द वाइज मैन डिड नॉट विन द रिवॉर्ड, as the answers to his questions were so different, the king was not satisfied and gave no reward। तो बच्चों वाइज मैन जो थे, जो विद्वान लोग आए थे, उन्होंने इनाम नहीं जीता क्योंकि उनके जो जवाब थे सभी सवालों के लिए वो एक दूसरे से अलग थे, जिसके कारण राजा को संतुष्टि नहीं मिली किसी भी जवाब से और उन्होंने किसी को भी इनाम नहीं दिया। तो बच्चों अब हम पांचवा सवाल देखेंगे। हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वुंडेड मैन। तो बच्चों इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है द किंग एंड द हर्मिट रिमूव्ड द वुंडेड मैन्स क्लोथिंग। द किंग वॉश्ड द वुंड एंड कवर्ड एंड ड्रेस्ड इट विथ हिज हैंडकरचिफ, but the blood would not stop flowing. The king redressed the wound until it stopped bleeding. Then the king and the hermit carried the man to a bed in the hut. तो बच्चों दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है कि the king forgave the bearded man. What did he do to show his forgiveness? तो बच्चों यहाँ पे पूछा गया है कि राजा ने उस दाढ़ी वाले इंसान को माफ कर दिया और राजा ने उन्हें माफ करके अपनी अच्छाई किस प्रकार दिखाई। तो बच्चों इसका सही जवाब है कि द किंग फॉरगेव द बियर्डेड मैन। He promised to send his servants and his own doctor to look after him. He also promised to give back the man his property. तो बच्चों राजा ने उस दाढ़ी वाले इंसान को माफ कर दिया और उन्होंने ये वादा किया कि वे अपने कुछ नौकर और अपने वैद्य को उस इंसान के लिए भेजेंगे जो उनकी देखभाल करेंगे। उन्होंने ये भी वादा किया कि वे उस इंसान की सभी जब्त की हुई संपत्ति को उन्हें लौटा देंगे। इसी प्रकार राजा ने अपनी अच्छाई दिखाई और उन्हें माफ कर दिया। तो बच्चों अब हम दूसरा सवाल देखते हैं क्या है। तो बच्चों यहाँ पे दूसरा सवाल है कि What were the hermit's answers to the 3 questions? Write each answer separately. Which answer do you like the most and why? तो बच्चों यहाँ पे पूछा गया है कि साधु ने राजा के 3 सवालों के जवाब क्या दिए और सभी सवालों के हमें जवाब अलग से लिखने हैं और सभी सवालों के जवाब में से आपको कौन सा जवाब सबसे अच्छा लगा ये भी आपको बताना है। तो बच्चों इसका सही जवाब क्या होगा? इन आंसर टू द किंग्स फर्स्ट क्वेश्चन, राजा का जो पहला सवाल था उसके जवाब में द हर्मिट सेड दैट देयर इज ओनली वन इम्पॉर्टेंट टाइम नाउ। राजा का जो पहला सवाल था बच्चों कि उनके लिए सबसे ज़रूरी वक्त कौन सा है, इसके जवाब में साधु जी ने ये कहा कि उनके लिए सबसे ज़रूरी वक्त अभी का है। इट इज़ द ओनली टाइम व्हेन यू हैव द पावर टू एक्ट, और अभी ही आप सब काम को कर सकते हैं और आपको अभी ही सब काम करना चाहिए। इन आंसर टू किंग्स सेकेंड क्वेश्चन, द हर्मिट सेड दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट person you are with at a particular moment is the most important person for you। तो बच्चों राजा का जो दूसरा सवाल था वो ये था कि उनके लिए सबसे ज़रूरी लोग कौन हैं। तो बच्चों साधु ने ये कहा कि उनके लिए सबसे ज़रूरी लोग वे हैं जो उनके साथ उस वक्त पर हो, वे ही उनके लिए सबसे ज़रूरी लोग हैं। और बच्चों तीसरा सवाल जो था राजा का, उसके लिए साधु ने ये जवाब दिया कि इन आंसर टू द किंग्स थर्ड क्वेश्चन द हर्मिट सेड दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू इज टू डू दैट पर्सन गुड। तो बच्चों राजा ने
जो तीसरा सवाल पूछा था कि उनके लिए सबसे ज़रूरी काम कौन सा होगा, तो साधु जी ने ये कहा कि उनके लिए सबसे ज़रूरी काम वो है कि उस वक्त पर उनके साथ जो कोई भी है उनकी मदद करना और उनका अच्छा करना ही उनका सबसे ज़रूरी काम है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये हो गए हमारे क्वेश्चन आंसर्स। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वर्किंग विथ लैंग्वेज। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो है मैच आइटम्स इन लिस्ट ए विद देयर मीनिंग्स इन लिस्ट बी। तो बच्चों यहाँ पे लिस्ट ए में दो लिस्ट दी गई है, लिस्ट ए और लिस्ट बी। तो लिस्ट ए में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और लिस्ट बी में उन वर्ड्स के कुछ मीनिंग अर्थ दिए गए हैं। हमें सभी वर्ड्स को उनके सही अर्थ के साथ जोड़ना है। तो आइए बच्चों देखते हैं। पहला है वुंडेड। तो बच्चों इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है सिवियरली इंजर्ड। वुंडेड का मतलब है बहुत ही बुरी तरह से घायल होना और इसका अर्थ है सिवियरली इंजर्ड, यानी कि बहुत ही बुरी तरीके से घायल होना। तो बच्चों दूसरा देखिए सवाल, वो है अवोक। इसका अर्थ जो सही अर्थ है वो है गॉट अप फ्रॉम स्लीप। अवोक गॉट अप फ्रॉम स्लीप, नींद से उठना। तीसरा फॉरगिव। इसका सही अर्थ जो है वो है पार्डन, यानी कि माफ करना। फिर है बच्चों फेथफुल। फेथफुल इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा लॉयल, यानी कि वफादार, निष्ठावान। चौथा जो है फेथफुल, उसका हो गया बच्चों आंसर लॉयल। अब हम पांचवा देखेंगे पिटी। पिटी का सही अर्थ क्या होगा बच्चों? पिटी का सही अर्थ है फील सॉरी फॉर। जब हमें किसी और के लिए बुरा लगता है, उनकी तकलीफ के लिए बुरा लगता है, वो है पिटी। इसका मतलब है पिटी। बच्चों दूसरा है बेड्स। इसका सही अर्थ है स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड्स फॉर प्लांट्स। जब हम जमीन में या फिर बगीचे में खड्डे खोदते हैं और उसमें हम पेड़ पौधे लगाते हैं, उसे हम बोलते हैं स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट्स, बेड्स। छोटे छोटे जो हम खड्डे खोदते हैं। तो बच्चों दूसरा है रिटर्न। इसका सही अर्थ क्या होगा? गिव बैक, वापस करना। ठीक है बच्चों। अब बच्चों यहाँ पे दूसरा सवाल दिया गया है यूज एनी 3 ऑफ द अबव वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। यू मे चेंज द फॉर्म ऑफ द वर्ड। तो बच्चों यहाँ पे दिया गया है कि ऊपर लिस्ट ए में जितने वर्ड्स दिए गए हैं उसमें से किन्हीं 3 वर्ड्स को लेकर हमें कुछ सेंटेंसेस बनाने हैं। तो बच्चों हम कोई भी 3 वर्ड्स को लेकर 3 सेंटेंसेस बनाएंगे। तो बच्चों पहला वर्ड होगा वुंडेड। तो वुंडेड को लेकर जो हम पहला सेंटेंस बनाएंगे वो है कि द बियर्डेड मैन वॉज वुंडेड वेरी बैडली, यानी कि दाढ़ी वाला इंसान बहुत ही बुरी तरीके से घायल हुआ था। तो बच्चों दूसरा वर्ड हम देखते हैं। दूसरा वर्ड है पिटी। पिटी इसको लेकर हम दूसरा सेंटेंस बनाएंगे कि पिटी ऑन पुअर पीपल, यानी कि गरीब लोगों के लिए थोड़ा सा हमें उनके लिए पिटी होना चाहिए। पिटी यानी कि हमें उनके लिए बुरा फील होना चाहिए। हमें उनकी तकलीफ को देखकर ये सोचना चाहिए कि उन्हें कितनी तकलीफ है और हमें उनकी मदद करनी चाहिए। बच्चों दूसरा जो वर्ड है हम यूज करेंगे वो है फेथफुल। तो बच्चों इसके लिए जो हम सवाल के लिए जो सेंटेंस बनाएंगे वो है डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। इसका मतलब है कि कुत्ता एक वफादार एनिमल है। तो आइए बच्चों अब हम करेंगे दूसरा सवाल। ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज 2 blanks. Fill in the blanks with appropriate forms of the word given in the bracket. तो बच्चों यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं और हर सेंटेंस में 2 blanks दिए गए हैं। हमें इन ब्लैंक्स को भरना है
और इस सेंटेंस में जो ब्रैकेट में वर्ड दिए गए हैं उसी के मुताबिक हमें उस वर्ड के फॉर्म को चेंज करके हमें इन ब्लैंक में भरना है। तो आइए हम देखते हैं पहला सवाल। द डैश सेड दैट द ओनली फ्रेश एविडेंस वुड मेक हिम चेंज हिज डैश। तो यहाँ पे पहला जो ब्लैंक है उसमें आएगा द जज सेड दैट ओनली फ्रेश एविडेंस वुड मेक हिम चेंज हिज जजमेंट। तो बच्चों यहाँ पर जज का मतलब है जो न्याय करते हैं और वे कह रहे हैं कि सिर्फ नया सबूत ही उन्हें उनका निर्णय चेंज करने में मदद करेगा। जजमेंट का मतलब है निर्णय। तो बच्चों दूसरा सवाल देखिए। आई डिडंट नोटिस एनी सीरियस डैश ऑफ ओपिनियन अमंग द डिबेटर्स although they dash from one another over small points। तो यहाँ पे ब्रैकेट में दिया गया है बच्चों डिफर। तो बच्चों यहाँ पर डिबेटर का मतलब है जो वाद विवाद करते हैं और ओपिनियन का मतलब है विचार। तो बच्चों आई डिडंट नोटिस एनी सीरियस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमंग द डिबेटर्स। मैंने वाद विवाद करने वालों के विचार में इतना कुछ फर्क नहीं देखा। Although they differ from one another over small points। इसके बावजूद भी कि वे एक दूसरे से कुछ कुछ बात पर अलग थे। बच्चों तीसरा सवाल देखिए। It's a fairly simple question to dash but will you accept my dash as final। ब्रैकेट में दिया गया है आंसर। तो बच्चों इसका सही जवाब है इट्स अ फेयरली सिंपल क्वेश्चन टू आंसर बट विल यू एक्सेप्ट माई आंसर एज फाइनल। तो बच्चों यहाँ पे लिखा है कि ये सवाल बहुत ही आसान है आंसर करने के लिए, लेकिन क्या तुम मेरा फाइनल आंसर मानोगे। बच्चों दूसरा सवाल। इट इजंट डैश दैट डैश शुड ऑलवेज बी द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो बच्चों यहाँ पे हम लिखेंगे इट इजंट necessary that necessity should always be the mother of invention। तो बच्चों ये जरूरी नहीं है। it is not necessary that necessity should always be the mother of invention कि जरूरत ही आविष्कार का कारण हो। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा जरूरत होना ही आविष्कार का कारण हो। तो बच्चों अब हम दूसरा सवाल देखेंगे। Hermits are dash men. How they acquire their dash no one can tell। तो बच्चों इसका सही जवाब होगा कि Hermits are wise men कि जो साधु होते हैं वो बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। ठीक है बच्चों। How they acquire their dash no one can tell। How they acquire their wisdom no one can tell। तो बच्चों साधु जी जो हैं वो अपनी बुद्धिमता बुद्धिमानी को कैसे हासिल करते हैं ये कोई भी नहीं बता सकता। अब दूसरा सवाल देखिए बच्चों। द कमिटी हैज डैश टू मेक जगदीश कैप्टन ऑफ द टीम। द डैश इज लाइकली टू प्लीज एवरीवन। ब्रैकेट में लिखा गया है डिसाइड। तो बच्चों यहाँ पर कमिटी का मतलब है अ ग्रुप ऑफ पीपल जो कि कुछ निर्णय लेते हैं, एक साथ मिलकर कुछ डिसीजन लेते हैं, निर्णय लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है द कमिटी हैज, इसका सही जवाब होगा डिसाइडेड टू मेक जगदीश कैप्टन ऑफ द टीम। कमिटी ने ये डिसाइड किया कि वे जगदीश को टीम का कैप्टन बनाएंगे। द डिसीजन इज लाइकली टू प्लीज एवरीवन। और ये जो निर्णय है वो सबको खुश करेगा। दूसरा क्वेश्चन। आस्किंग फॉर डैश इज एज नोबल एज विलिंगनेस टू डैश। और ब्रैकेट में लिखा है फॉरगिव। तो बच्चों इसका सही जवाब है आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस इज एज नोबल एज विलिंगनेस टू फॉरगिव। जिसका मतलब है कि माफी मांगना किसी से वो उतना ही अच्छा है जितना कि किसी को माफ करना। ठीक है बच्चों। तो अब हम दूसरा सवाल करेंगे। स्पीकिंग एंड राइटिंग का पहला सवाल देखिए बच्चों। इमेजिन यू आर द किंग। तो बच्चों यहाँ पे लिखा है आप ये सोचिए कि आप राजा हैं। नरेट द इंसिडेंट ऑफ योर मीटिंग द हर्मिट। और आप साधु जी से मिलने जा रहे हैं। आपकी मुलाकात उनसे कैसे होती है ये आपको लिखना है। बिगिन लाइक दिस।
और इसकी शुरुआत हम लिखने की कैसे करेंगे, तो यहाँ पे नीचे दिया गया है और हमें इसको कंटिन्यू करना है। तो देखिए बच्चों, द वाइज मैन आंसर्ड माई क्वेश्चंस बट आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद देयर आंसर्स। तो आप राजा बनकर ये कहते हैं कि कुछ बुद्धिमान लोगों ने मेरे सवालों के जवाब दिए, लेकिन मैं उनके सवालों के जवाब से संतुष्ट नहीं हूं, और इसीलिए वन डे आई डिसाइडेड टू गो एंड मीट द हर्मिट। और एक दिन मैंने ये सोचा कि मैं एक साधु से जाकर मिलूंगा। आई लेफ्ट माई बॉडी गार्ड बिहाइंड। तो हम इसका कंटिन्यू पार्ट जो है हम ऐसे करेंगे। इसका कंटिन्यू पार्ट का पहला सेंटेंस है, आई लेफ्ट माई बॉडी गार्ड बिहाइंड। आई वेंट अलोन टू द हर्मिट्स हट। आई फाउंड हिम डिगिंग बेड्स। मैंने साधु के घर तक पहुंचने के पहले ही मेरे अंगरक्षक को पीछे छोड़ दिया और मैं अकेले ही हर्मिट के घर के तरफ चला गया। आई फाउंड हिम डिगिंग बेड्स। मैं उन्हें खड्डे खोदते हुए मैंने उन्हें देखा। ही वॉज ओल्ड एंड लुक्ड टायर्ड। आई आस्क्ड हिम माई क्वेश्चंस बट ही डिड नॉट आंसर। वे साधु बहुत ही ज्यादा बूढ़े थे और थके हुए लग रहे थे। मैंने उनसे मेरे 3 सवाल पूछे, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। आई टुक द स्पेड फ्रॉम हिम एंड बिगैन टू वर्क इन हिज प्लेस। और तभी मैंने उनके हाथ से स्पेड ले लिया। तो बच्चों, यहाँ पर स्पेड का मतलब है कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी जिनसे वो खड्डे खोद रहे थे, मैंने उनसे वो कुल्हाड़ ले लिया और मैं साधु जी के जगह पर काम करने लगा। मैं यानी कि राजा। When I had dug 2 beds, I repeated my questions, but he did not answer. जब तक मैंने 2 खड्डे खोद लिए थे, उसके बाद मैंने वापस मेरे प्रश्नों को पूछा, लेकिन साधु जी ने जवाब नहीं दिया। Several hours passed and the sun went down. बहुत सारे एक के बाद एक घंटे बीत गए और धीरे धीरे सूरज ढलते गया। Now I decided to return home. और अभी मैंने सोचा कि मैं अपने घर वापस लौट जाऊं। Suddenly we saw a wounded man running towards us. और तभी उसी वक्त हमने देखा कि हमारी तरफ एक घायल आदमी दौड़ते हुए आ रहा है। तो बच्चों, हम इसी प्रकार से इस राजा का जो साधु के साथ मुलाकात हुई उसको हम इसी प्रकार से लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब हम दूसरा सवाल जो है उसको देखते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर लिखा है कि इमेजिन यू आर द हर्मिट, राइट ब्रीफली द इंसिडेंट ऑफ योर मीटिंग द किंग। तो बच्चों, यहाँ पर दिया गया है कि आप ये सोचिए कि आप साधु हैं और आप ये लिखिए कि आपकी राजा से मुलाकात किस प्रकार हुई। बिगिन लाइक दिस। और इसकी शुरुआत हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आधा सेंटेंस दिया गया है, हमें उसको कंटिन्यू करना है। तो आधा सेंटेंस क्या है देखिए बच्चों, शुरुआत हम इसकी कैसे करेंगे। वन डे आई वॉज डिगिंग इन माई गार्डन। एक दिन मैं अपने घर के सामने के बगीचे में खड्डे खोद रहा था। अ मैन इन ऑर्डिनरी क्लोथ्स केम टू सी मी। और तभी एक इंसान साधारण कपड़ों में मेरी तरफ चल कर आ रहा था। आई न्यू इट वॉज द किंग। और मुझे ये पता था कि वे राजा हैं। इसके बाद से हम कंटिन्यू करेंगे ये लिखकर बच्चों। तो इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे कि आई न्यू इट वॉज द किंग बट आई वेंट ऑन डिगिंग द बेड्स। मुझे ये पता था कि वे राजा है, लेकिन फिर भी मैं अपना काम करते रहा। द किंग आस्क्ड मी सम क्वेश्चंस। राजा ने मुझसे कुछ सवाल पूछे। ही वॉन्टेड देयर आंसर्स। और राजा को उन सवालों के जवाब चाहिए थे। बट आई डिड नॉट आंसर एंड कंटिन्यू डूइंग माई वर्क। लेकिन मैंने उनके सवालों के जवाब नहीं दिए और मैं अपना काम करता रहा। ही नोटिस्ड दैट आई वॉज वेरी मच टायर्ड। तभी राजा ने ये देखा कि मैं बहुत ही ज्यादा थक रहा हूँ। सो ही टुक माई स्पेड एंड बिगैन टू डिग हिमसेल्फ। और इसीलिए राजा ने मेरे हाथ से कुल्हाड़ी लेकर वो मेरी जगह पर खड्डे खोदने लगे।
He repeated his questions but I did not answer. और 2 खड्डे खोदने के बाद राजा ने वापस से मुझे वे सवाल पूछे, लेकिन मैंने उनके जवाब नहीं दिए। He was about to leave. वो राजा जो थे वो अपने घर जाने के लिए निकल ही रहे थे। Suddenly we saw a wounded man running towards us. और तभी हमने एक घायल आदमी को हमारी तरफ दौड़ते हुए आते देखा। हेलो बच्चों, तो बच्चों आज हम एक नई पोएम पढ़ेंगे जिसका नाम है द स्क्विरल। स्क्विरल का मतलब है गिलहरी। तो बच्चों आपने अपने घर के बगीचे में या फिर पेड़ पौधों पर गिलहरी को तो देखा ही होगा। तो बच्चों आइए पढ़ते हैं द स्क्विरल। और स्क्विरल पोएम के जो पोएट है उनका नाम है मिल्ड्रेड बोवर्स आर्मस्ट्रॉन्ग। तो बच्चों इसमें ये जो पोएट है उनकी जो गिलहरी के प्रति उनके जो एक्सपीरियंस है वो हमें इस पोएम में बता रहे हैं। तो आइए बच्चों हम पढ़ते हैं। He wore a question mark for tail, an overcoat of grey. He sat up straight to eat a nut. He liked to tease and play, and if we ran around his tree, he went the other way. तो बच्चों यहाँ पे पहली लाइन जो लिखी गई है he wore a question mark for tail। तो बच्चों यहाँ पर ही जो है वो पोएट ने गिलहरी के लिए यूज किया गया है। तो पोएट ये देखते हैं कि जो गिलहरी है उसकी जो टेल है वो क्वेश्चन मार्क की तरह दिखती है। तो यहाँ पर ऐसा क्यों बोला गया है? क्योंकि गिलहरी जब सीधा बैठती है तो उसकी जो टेल है वो क्वेश्चन मार्क के शेप की तरह हो जाती है। इसीलिए बच्चों यहाँ पर पोएट ने बोला गया है कि गिलहरी की जो टेल है वो क्वेश्चन मार्क की तरह है। बच्चों नेक्स्ट लाइन है एन ओवरकोट ऑफ ग्रे। ओवरकोट मतलब बच्चों जब हम ठंड में कोट पहनते हैं ओवरकोट, तो बच्चों वैसे ही यहाँ पर बोला गया है कि गिलहरी ने एक ओवरकोट ऑफ ग्रे पहना है, क्योंकि गिलहरी का जो रंग है वो ग्रे कलर का है और ऐसा लगता है जैसे कि गिलहरी ने एक ग्रे कलर का ओवरकोट पहना हुआ है। ठीक है बच्चों, दूसरी लाइन देखिए, ही सैट अप स्ट्रेट टू ईट अ नट। तो बच्चों गिलहरी जब भी खाती है कुछ, जब वो नट्स खाती है, उसे नट्स खाना बहुत पसंद है। तो बच्चों जब गिलहरी नट खाती है, नट का मतलब है अखरोट, जब गिलहरी नट खाने बैठती है तो वो सीधा होकर बैठती है। उसका जो बैठने का तरीका है वो सीधा होकर बैठकर नट खाती है। तो जब वो खाती है अपना खाना तो वो सीधा होकर खाती है। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि ही सैट अप स्ट्रेट टू ईट अ नट। जब भी वो नट खाती है सीधा बैठकर खाती है। नेक्स्ट लाइन देखिए बच्चों, ही लाइक्ड टू टीज एंड प्ले। तो गिलहरी को क्या पसंद है? उसको खेलना और परेशान करना पसंद है, टीज करना और खेलना बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा गया है? यहाँ पर ये लिखा गया है क्योंकि पोएट जब गिलहरी को पकड़ने के लिए जाते हैं तो गिलहरी उनको परेशान करती है और उनके साथ खेलती है। परेशान करती है यानी कि जब पोएट गिलहरी को पकड़ने जाते हैं तो तुरंत गिलहरी वहां से दौड़कर दूसरी जगह चली जाती है। तो इस तरीके से गिलहरी पोएट के साथ खेलती है और उन्हें टीज करती है। ठीक है बच्चों, अब हम दूसरा जो लाइन है, दूसरी लाइन को देखेंगे। दूसरी लाइन में लिखा गया है एंड इफ वी रैन अराउंड हिज ट्री। और बच्चों यहाँ पे लिखा गया है अगर हम गिलहरी जिस भी पेड़ पर बैठी है उस पेड़ की तरफ अगर हम दौड़ कर जाएंगे, ही वेंट द अदर वे। तो जैसे ही हम उस पेड़ की तरफ दौड़ कर जाएंगे गिलहरी को पकड़ने के लिए, जैसे ही वो पोएट पेड़ की तरफ गिलहरी को पकड़ने जाए,
वैसे ही गिलहरी जो है वो उस पेड़ से दूसरी तरफ भाग जाता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये पोएम हो गई है कंप्लीट। अब बच्चों हम इसका क्वेश्चन आंसर्स जो है इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे देखिए वर्किंग विद द पोएम में पहला क्वेश्चन क्या दिया है, Why does the poet say the squirrel wore a question mark for tail? Draw a squirrel or find a picture of a squirrel sitting on the ground. How would you describe its tail? तो बच्चों ये सवाल में ये पूछा गया है कि इस पोएम के जो पोएट हैं मिलरेड बोवर्स आर्मस्ट्रॉन्ग, उन्होंने ऐसा क्यों बोला है कि स्क्विरल जो है वो अपने टेल के लिए एक क्वेश्चन मार्क पहनता है। ड्रॉ अ स्क्विरल, आपको एक स्क्विरल बनानी है, और या फिर फाइंड अ पिक्चर ऑफ अ स्क्विरल सिटिंग ऑन द ग्राउंड, या फिर आप एक ऐसी पिक्चर ढूंढिए जिसमें कि एक स्क्विरल जमीन पर बैठकर नट्स खा रही होती है और उसकी जो टेल है वो किस प्रकार से खड़ी है, कौन से शेप में है, वो आपको देखना है। हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट्स टेल? तो बच्चों आइए इसका जवाब हम डिस्कस करते हैं। The poet says the squirrel wore a question mark for a tail because when the poet sees the squirrel sitting on the ground and eating nuts, he sees that the tail of the squirrel is in the shape of a question mark. तो बच्चों जब poet squirrel को देखते हैं कि वो जमीन पर बैठकर nuts खा रही होती है, तभी उसकी जो टेल है वो question mark के शेप में होती है। ठीक है बच्चों, How would you describe its tail? तो बच्चों आप क्या लिखेंगे कि the tail of the squirrel is like a question mark, is in the shape of a question mark. ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम दूसरा सवाल देखेंगे। Do we usually say that an animal wears a tail? क्या हम यूजुअली ये बोलते हैं कि एक एनिमल एक टेल को पहनता है? What do we say? हम क्या बोलते हैं? Does an animal wear a coat? क्या एक एनिमल एक कोट पहनता है? Consult a dictionary if you like and find out how wear is used in different ways. तो बच्चों आपको एक डिक्शनरी की मदद से ये मदद लेनी है, ये फाइंड आउट करना है कि WEAR वेयर वर्ड जो है वो अलग अलग प्रकार से किस तरीके से उसके जो मीनिंग है अलग अलग प्रकार से कैसे यूज होता है ये वर्ड। ठीक है बच्चों, तो आइए हम इसका जवाब डिस्कस करते हैं। तो इसका जवाब है नो, वी यूजुअली डू नॉट से दैट एन एनिमल वेयर्स अ टेल, वी से दैट एन एनिमल हैज अ टेल। हम यूजुअली ये नहीं बोलते कि एक एनिमल ने टेल को पहना हुआ है, हम ये बोलते हैं कि एक एनिमल की टेल होती है। तो बच्चों हम अभी वेयर वर्ड को यूज करके 3 ऐसे सेंटेंसेस बनाएंगे जिसमें कि वेयर के जो मीनिंग है वो अलग अलग तरीके से यूज किए गए हैं। ठीक है बच्चों, तो पहला सेंटेंस जो हम वेयर को लेकर बनाएंगे वो है कि शी लाइक्स टू वेयर अ फ्रॉक। तो बच्चों यहाँ पर जो वेयर है वो वेयर का मतलब है पहनना। शी लाइक्स टू वेयर अ फ्रॉक, तो यहाँ पर बोला गया है कि शी मतलब एक लड़की के बारे में यहाँ पे बात हो रही है कि उसे फ्रॉक पहनना पसंद है। शी लाइक्स टू वेयर अ फ्रॉक। ठीक है बच्चों, अब दूसरा जो सेंटेंस हम वेयर को लेके बनाएंगे वो ये है कि यू शुड ऑलवेज वेयर अ स्माइल ऑन योर फेस। इसका मतलब है कि तुम्हें हमेशा एक हंसता हुआ चेहरा रखना चाहिए, मुस्कुराते हुए रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब तीसरा जो सेंटेंस है वो ये है कि दिस ड्रेस विल वेयर आउट सून। तो बच्चों इसका मतलब है कि दिस ड्रेस विल वेयर आउट सून। यहाँ पर वेयर आउट का मतलब है घिस जाना या फिर फट जाना। तो यहाँ पे बोला गया है कि दिस ड्रेस विल वेयर आउट सून, यानी कि ये ड्रेस अब पुरानी हो चुकी है, ये जल्दी ही फट जाएगी। ठीक है बच्चों, तो हमने यहाँ पे वेयर को लेके 3 सेंटेंसेस बनाए जिसमें वेयर का अलग अलग तरीके से हमने यूज किया है।
पहला सेंटेंस जो हमने बोला था वो ये था कि शी लाइक्स टू वेयर अ फ्रॉक, जहाँ पर वेयर का मतलब है पहनना, कि उसे फ्रॉक पहनना पसंद है। जो दूसरा सेंटेंस हमने यूज किया था वो ये था कि यू शुड ऑलवेज वेयर अ स्माइल ऑन योर फेस। यहाँ पर बच्चों वेयर का मतलब होगा कि आपको हमेशा अपने चेहरे पर एक स्माइल रखनी चाहिए, स्माइल हमेशा रहनी चाहिए। वेयर का मतलब है रहना, हमेशा आपके फेस पर एक स्माइल रहनी चाहिए, आपको हमेशा एक मुस्कुराता हुआ स्माइलिंग फेस रखना चाहिए। ठीक है बच्चों। और जो तीसरा हमारा सेंटेंस था वो ये था कि दिस ड्रेस विल वेयर आउट सून, जिसका मतलब है कि ये ड्रेस अब पुरानी हो चुकी है, ये जल्दी ही फट जाएगी। तो यहाँ पर वेयर आउट का मतलब है फट जाना। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आइए हम तीसरा सवाल देखते हैं। तो बच्चों तीसरा सवाल है कि ही लाइक्ड टू टीज एंड प्ले, हु इज टीजिंग whom, हाउ। तो बच्चों यहाँ पे लिखा है कि उसे टीज करना, परेशान करना और खेलना बहुत ही ज्यादा पसंद है। हु इज टीजिंग whom, यहाँ पर कौन किसे परेशान कर रहा है और कैसे कर रहा है। तो बच्चों आइए हम इसका जवाब डिस्कस करते हैं। तो बच्चों इसका जवाब है कि द स्क्विरल इज टीजिंग द पोएट, एज द पोएट कम्स टू कैच द स्क्विरल ही runs the other way and teases the poet। ठीक है बच्चों। तो बच्चों इसका मतलब है कि जब पोएट स्क्विरल को पकड़ने आता है, यहाँ पे लिखा है हु इज टीजिंग whom, तो इसका जवाब है कि द स्क्विरल इज टीजिंग द पोएट। यहाँ पर जो स्क्विरल है वो इस पोएम के जो पोएट है उसे टीज करता है। और कैसे टीज करता है, कैसे परेशान करता है, तो जब पोएट इस स्क्विरल को पकड़ने आते हैं या उसके पास आते हैं तो तुरंत ही स्क्विरल जो है वो जहां पर भी बैठा होता है वहां से दौड़कर दूसरी ओर चले जाता है और इसी प्रकार वो पोएट को टीज करता है। ठीक है बच्चों। तो ये हमने क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लिए हैं।